नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सिविल केस करने में या सिविल सूट में कितने स्टेज होते हैं, यानी सिविल सूट फाइल करने से लेकर फैसला होने तक के बीच में सिविल सूट के किन किन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, सिविल सूट में इतना समय ज़्यादा क्यों लगता है, इन्हीं दो बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि सिविल सूट के फाइल होने से फैसला होने तक कितने चरण होते हैं। दोस्तों, सिविल सूट के फाइल होने से लेकर के फैसला होने तक 11 स्टेप्स होते हैं, 11 चरण होते हैं दोस्तों। आइए अब एक एक चरण के ऊपर में हम आपको व्याख्या करके समझाएं। सिविल सूट को एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें विभिन्न चरण होते हैं, हर चरण में कई डेट्स पड़ते हैं, बहुत सारे काम होते हैं उस डेट्स के अंदर में। इसीलिए सिविल सूट के फैसला होने में 4 से 5 साल तक का समय लग ही जाता है दोस्तों। आइए अब देखें सिविल सूट के हर एक स्टेप के बारे में। दोस्तों, सिविल सूट के प्रत्येक स्टेप पर विस्तृत जानकारी तो एक वीडियो में नहीं दी जा सकती। हर एक स्टेप का अलग अलग वीडियो बनाकर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे, ताकि प्रत्येक स्टेप के बारे में आप अच्छे ढंग से समझ सकें। आइए दोस्तों, संक्षेप में हम सिविल सूट के हर एक स्टेप के बारे में हम आपको बताते हैं। आइए, पहला स्टेज है प्लेंट तैयार करना। और प्लेंट के साथ वादी जो है, जो आदमी क्लेम किया, जो आदमी केस कर रहा है सिविल सूट का, वह एक प्लेंट तैयार करेगा। प्लेंट के साथ अपना वो टाइटल का सारा दस्तावेज रखेगा और उन सभी के साथ एक वकालतनामा लगा करके न्यायालय में केस को फाइल कर देगा दोस्तों। ये पहला स्टेज हुआ। उसके बाद दोस्तों पुनः डेट पड़ती है, क्योंकि रिपोर्ट मांगा जाता है रिश्तेदार के द्वारा। तो दूसरे स्टेज में रिपोर्ट आता है। न्यायालय में एक रिश्तेदार होते हैं जिनका काम है कि वाद पत्र को, प्लेंट को चेक करना, उसमें संलग्न दस्तावेज को चेक करना और निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अपना उत्तर देना। पहला, न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है या नहीं, यानी यह जो सिविल सूट फाइल हो रहा है यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। दूसरा, लिमिटेशन के अंदर फाइल हो रहा है या नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिविल सूट को फाइल करने के लिए हर एक मुकदमे में अलग अलग तरीके से मियाद, यानी एक लिमिट, टाइम का लिमिट दिया गया है। तो क्या यह सूट लिमिट या समय सीमा के अंदर दाखिल किया गया है या नहीं। और तीसरा बिंदु है दोस्तों उनके रिपोर्ट का, न्याय शुल्क वादी ने दाखिल किया या नहीं, यानी कोर्ट फीस। इन्हीं 3 बिंदुओं पर यह रिश्तेदार रिपोर्ट अपना देता है और पुनः रिकॉर्ड को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित कर देता है दोस्तों। अब उसके बाद का स्टेज आता है दोस्तों, यानी तीसरा स्टेज, न्यायालय प्रतिवादी को सम्मन जारी करता है दोस्तों। ये सीपीसी के ऑर्डर 5 में दिया गया है। सीपीसी के ऑर्डर 5 के अंदर में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है। सम्मन भेजने के न्यायालय के पास 3 ऑप्शंस है। पहला, डायरेक्ट सर्वर द्वारा कोई आदमी जाते हैं न्यायालय के चपरासी वगैरह और मुद्दालय को, यानी प्रतिवादी को दरवाजे पर जाकर के उनसे सम्मन रिसीव कराते हैं। अगर उसमें वो नहीं मिले तो पुनः डाक के द्वारा प्रतिवादी को सम्मन न्यायालय से भेजी जाती है दोस्तों। और अगर उसके बाद भी वो नोटिस पर नहीं न्यायालय में उपस्थित हुए तो उसके बाद न्यायालय आदेश करती है कि इस सम्मन को, इस प्रतिवादी को भेजने वाले सम्मन को लोकल पेपर में प्रकाशित कर दिया जाए। और अगर उसके बाद भी प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है न्यायालय में इस केस में, वैसी परिस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई शुरू हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर इसमें नोटिस मिलने के बाद प्रतिवादी अपना उपस्थित हो गया न्यायालय में इस केस में, तो अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होगा। और अगर उसे लगे कि यह केस इसी स्टेज में गिर सकता है तो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंतर्गत एक आवेदन न्यायालय में दाखिल करेगा कि यह सूट हिट होगा और यहीं पर इस केस को समाप्त कर दिया जाए। उसके कुछ अलग अलग ग्राउंड हैं दोस्तों, हम उस पर भी चर्चा आपको बाद में अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद दोस्तों 5वां चरण आता है रिटेन स्टेटमेंट का। प्रतिवादी अपना रिटेन स्टेटमेंट न्यायालय में देता है, यानी लिखित बयान। उनका जो लिखित बयान है, वाद पत्र जो आप फाइल किए, प्लेंटिव जो वाद पत्र दाखिल किया, उसके विरोध में उनका क्या कहना है, यानी प्रतिवादी का क्या कहना है, जिसके ऊपर केस हुआ उसका क्या कहना है। इसकी प्रक्रिया निर्धारण के लिए ऑर्डर 8 रूल 1 में प्रक्रिया दी गई है दोस्तों। सीपीसी का ऑर्डर 8 रूल 1 इसके बारे में बताता है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट कैसे न्यायालय में दाखिल करेंगे और उसमें क्या क्या बातें निहित होंगी। और अगर इसके बाद वादी चाहें, जो केस किए हैं, वो अगर चाहें
तो प्रतिवादी के रिटेन स्टेटमेंट का काउंटर क्लेम भी दे सकते हैं न्यायालय में। उसके लिए ऑर्डर 8 रूल 9 का सहारा लेना पड़ता है सीपीसी का दोस्तों। न्यायालय में वो काउंटर क्लेम भी दाखिल कर सकते हैं अगर चाहें तब, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। आइए अब उसके अगले स्टेज पर चर्चा करते हैं, यानी छठे स्टेज पर, कंप्रोमाइज। जब प्रतिवादी और वादी दोनों अपना अपना पक्ष लिखकर न्यायालय को दे देते हैं, न्यायालय उस मुकदमे के आगे सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को एक मौका देता है कि वादी और प्रतिवादी जो केस किए हैं वो और जिन पर केस हुआ है वो दोनों कोई मिल करके इस केस को कंप्रोमाइज यानी सेटलमेंट यहीं पर कर लें। अगर दोस्तों यहाँ पर मुकदमा सेटल नहीं हुआ तब न्यायालय आगे सेटलमेंट ऑफ इशू के स्टेज में केस को प्लेस कर देती है। सेटलमेंट ऑफ इशू ऑर्डर 14 रूल 1 में है दोस्तों सीपीसी का। इसके अनुसार न्यायाधीश महोदय पहले वाद पत्र को पढ़ेंगे, उसके इशू को देखेंगे, उसके बाद जो प्रतिवादी का रिटेन स्टेटमेंट न्यायालय में जमा है उसे देखेंगे दोस्तों, और दोनों के मध्य जो विवाद के बिंदु हैं उन्हीं बिंदुओं को इसमें फ्रेम किया जाता है, इसमें लिखा जाता है दोस्तों, और इन्हीं बिंदुओं पर गवाही या दस्तावेज दिया जाता है दोस्तों बाद में चल के ट्रायल में। अब सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद दोस्तों अगला स्टेज यानी 8वां स्टेज है प्लेंटिफ एविडेंस, यानी वादी अपने गवाह को और अपना एफिडेविट न्यायालय में जमा करते हैं। तदनुसार प्रतिवादी के अधिवक्ता वादी को और उनके गवाहों का न्यायालय में प्रतिपरीक्षण करते हैं, इसमें भी कई डेट लग जाता है दोस्तों। उसके बाद वादी अपने दस्तावेज का न्यायालय में प्रदर्शन कराते हैं, उसके लिए भी उन्हें गवाह के माध्यम से एफिडेविट देना पड़ता है, उसे भी प्रतिवादी के अधिवक्ता लोग क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, ताकि उनका ड्यूटी है वादी के कथनों के सत्यता की पता लगाना और वादी के दस्तावेज के सत्यता की पता लगाना। इसके बाद का स्टेज है दोस्तों 9वां स्टेज डिफेंस विटनेस, यानी प्रतिवादी का विटनेस। प्रतिवादी अपना एफिडेविट न्यायालय में देंगे या उनके गवाह जितने हैं या जितने वो गवाह लाएं 2, 4, 5 सब लोगों का एफिडेविट न्यायालय में दिया जाएगा, और प्रत्येक तिथि पर जब जब वो गवाह लाएंगे, जब जब उनका एफिडेविट न्यायालय में पड़ेगा, तब तक वादी के अधिवक्ता उनके गवाहों से क्रॉस करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन लेंगे, ताकि उनके कथन की सत्यता की पता लगाई जा सके, और उनके दस्तावेज का भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, जो दस्तावेज के प्रदर्शन के लिए वो गवाह न्यायालय में लाए हैं दोस्तों, ताकि ये पता लग सके कि प्रतिवादी का दस्तावेज कितना सही है कितना गलत है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद का स्टेज है फाइनल आर्गूमेंट, लेकिन फाइनल आर्गूमेंट के पहले भी न्यायालय में बहुत तरह के आवेदन दिए जाते हैं दोस्तों इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास करने के लिए। जैसे अब मान लें किसी को समय की ज़रूरत है या वादी को अपने प्लेंट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो ऑर्डर 6 रूल 17 में वो आवेदन देते हैं। ठीक इसी तरह से प्रतिवादी को भी मौका है कि उनको भी अपने इशू में कोई परिवर्तन करना है या नया इशू जोड़ना है तो वो दाखिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कराना है तो उसके लिए 151 सेक्शन जो है सीपीसी का, उसके अंदर में वादी या प्रतिवादी आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला स्टेज है 10वां स्टेज है, वो है आर्गूमेंट का फाइनल आर्गूमेंट। इसमें दोस्तों सबसे पहले वादी के अधिवक्ता को मौका मिलता है कि आप वादी के तरफ से अपना आर्गूमेंट यानी बहस करें। उस बहस में वो अपने पूरे गवाह का वर्णन करते हैं, अपने दस्तावेज का वर्णन करते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देते हैं, ताकि अपने केस को मजबूती से न्यायालय में रख सके। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों वादी के बाद प्रतिवादी के अधिवक्ता को मौका मिलता है कि आप अपने गवाहों का व्याख्या करें, आप अपने दस्तावेज को एक्सप्लेन करें, और दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आपके पक्ष में है यानी प्रतिवादी के पक्ष में है वो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करें दोस्तों। इस तरह से दोनों पक्षों की गवाही समाप्ति के बाद न्यायालय जो है केस को जजमेंट पर पोस्ट कर देता है दोस्तों। और 11वां और लास्ट स्टेज है दोस्तों जजमेंट, जो ऑर्डर 20 सीपीसी के अनुसार दोस्तों किया जाता है। ऑर्डर 20 सीपीसी न्यायालय के न्यायाधीश को यह अधिकार देती है कि दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, उनके गवाहों की विवेचना करने के बाद, दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज की निरीक्षण करने के बाद अपना जो उचित समझे, जो न्याय के अनुसार सही हो वो आप निर्णय दें, और निर्णय सुना देने के बाद दोस्तों डिग्री बनाई जाती है उसी जजमेंट के आधार पर, और तब लास्ट में एग्जीक्यूशन करा करके जिस पार्टी के पक्ष में फैसला होता है उसे ही उस विवादित वस्तु पर कब्जा दे दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सिविल केस में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने चरणों से गुजरने के बाद ये निर्णय होता है। यही कारण है दोस्तों कि सिविल केस में समय ज़्यादा लग जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ के बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मेरा अगला जो भी वीडियो बने वो आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे। और हो सके दोस्तों
तो इसे अपने दोस्त यारों और सगे संबंधियों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने केस के प्रक्रियाओं के बारे में समझ सकें, ताकि कोई भी अन्य वकील या कोई मुंशी उनके साथ धोखाधड़ी या किसी तरह का चीटिंग न कर सके। धन्यवाद दोस्तों।